जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है एकदम शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद होंगे और आप सभी अपनी तैयारी में, पढ़ाई लिखाई में एक शानदार वाले अंदाज में जुटे हुए होंगे। आशा करता हूं कि बहुत शिद्दत, मेहनत, ईमानदारी के साथ आप सभी की तैयारी चल रही होगी, पढ़ाई चल रही होगी और बहुत ज़बरदस्त वाले तरीके से आप सभी अपनी परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए होंगे। बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसे हैं आप सभी के हालचाल, कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी, पढ़ाई लिखाई, बताइए। आ जाएंगे एक बार सभी और बताएंगे कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी, पढ़ाई लिखाई। उम्मीद है सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छे तरीके से आप सभी रिवीजन कर रहे हैं और रिवीजन तो हर दिन मैं आपका चेक करूंगा ही, फिर से ज़रूर मैं आपका रिवीजन चेक करूंगा। और मेरा आप सभी से क्वेश्चन है रिवीजन में, कल हम लोगों ने त्वरण के बारे में पढ़ा था, तो मैं आप सभी से जानना चाहूँगा कि त्वरण का मात्रक क्या होता है। त्वरण का मात्रक यानी कि यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, त्वरण का मात्रक बताइए। ऑप्शन दे देता हूं। ए ऑप्शन है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या बी ऑप्शन है मीटर प्रति सेकंड, सी ऑप्शन है मीटर और डी ऑप्शन है केवल सेकंड। बताइए क्या इनमें से त्वरण का मात्रक हो सकता है। प्रमोद बताओ भाई क्या सवाल है। मोंटी राम भाई, ग्रुप में कौन मैसेज कर रहा है फिजिक्स की क्लास नहीं होगी? भाई फिजिक्स की क्लास तो 9 बजे शुरू हो जाती है आपकी। नमस्कार भाई सभी को। पंकज भाई पूछो के भोर पर जा रहा है। मैं समझ नहीं पाया क्या बोल रहे हैं आप। सभी का एकदम बहुत अच्छा उत्तर है, वेरी गुड, शानदार उत्तर है। और ये है आपका एक्सेलरेशन की यूनिट जो है, त्वरण का मात्रक जो है, ये है आपका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। एक्सेलरेशन की यूनिट है आपकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, त्वरण का जो मात्रक है वो है आपका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एक बहुत शानदार, बहुत ही बेहतरीन आप सभी का उत्तर। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए। तो देखो अभी जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, मोशन पढ़ रहे हैं, यानी कि हम गति पढ़ रहे हैं। और गति में मैंने आपको बताया था, एक बार फटाफट से रिवाइज मैं आपको करा रहा हूँ, क्विकली एक बार बताना याद कि थम्स अप करते जाना। हाँ जी भैया, हमें याद आता जा रहा है सारा। और हर दिन हम शुरू में यही करेंगे, फटाफट से एक बार रिवाइज करेंगे। मोशन यानी कि गति, गति में मैंने आपको बताया था, नोट नहीं करना, ये तो बस रिवाइज करा रहा हूँ कि भाई 1D मोशन होता है, 2D मोशन भी होता है, 3D मोशन भी होता है। ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, हमें जो पढ़ना है 1D और 2D। हमने 1D मोशन से शुरुआत की थी, एक विमीय गति से शुरुआत की थी। और एक विमीय गति में सबसे पहले हमने जो राशि पढ़ी, ये पढ़ी थी लंबाई यानी कि लेंथ। उसके बाद हम लोगों ने दूसरी जो राशि पढ़ी थी, दूसरी जो क्वांटिटी पढ़ी थी, अच्छा लंबाई के अंदर हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, एक तो दूरी पढ़ा था और एक विस्थापन पढ़ा था। यानी कि एक तो हमने डिस्टेंस पढ़ा था और एक हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद लंबाई के बाद हमने दूसरी राशि जो पढ़ी थी वो पढ़ी थी चाल यानी कि स्पीड, और इसके अलावा हमने पढ़ा था वेग यानी कि वेलोसिटी। और भैया जी अगली राशि हमने इस चैप्टर की पढ़ी थी एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण। अब तक हमने इतना इस पार्ट में पढ़ लिया है। लगाओ फटाफट से थम्स अप कि जी भैया इतना मुझे बहुत अच्छे से आता है, कहीं से आप कुछ भी पूछ लो मैं बहुत अच्छे से आपको जवाब दे दूंगा या दे दूंगी। ठीक है, आगे हम थोड़ा सा आगे चलें और इसमें आज जो हम एक टॉपिक पढ़ेंगे बड़ा शानदार और जबरदस्त था, उस टॉपिक का नाम है गति के समीकरण। इसी में चलेगा, इसी चैप्टर का पार्ट है गति के समीकरण यानी कि इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आज का मुद्दा रहेगा हमारा इसी चैप्टर के अंदर गति के समीकरण, गति के समीकरण यानी कि इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो पहला सवाल उठता है, पहला प्रश्न ये उठता है कि गति के जो समीकरण हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, गति के समीकरण इक्वेशन ऑफ मोशन जो हैं, उनको हम पढ़ क्यों रहे हैं? उनको हम इसलिए पढ़ते हैं मेरे दोस्तों, जैसे देखो मान लो एक बाइक चल रही है, ठीक है, ये मान लो बाइक चल रही है आपकी, और आप और वो आपके पीछे बैठे हुए हैं, ये आप और आपकी वो इस बाइक पर बैठे हुए हैं। तो आपकी वो आपसे कहती हैं कह जी न बताओ, अगर ये बाइक अभी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है तो 10 सेकंड में ये कितनी दूर चली जाएगी? तुम कहोगे 10 सेकंड में कितनी दूर चली जाएगी? वो कहेगी हम बताएं, वो बता देंगी। आप पूछोगे कैसे बताया तुमने? तो वो कहेगी हमने धर्मेंद्र सर की क्लास ली। तो
अगर आप ये बताना चाहें कि कोई वस्तु कितने समय में कितनी दूर चली जाएगी या कितना समय यहाँ से यहाँ तक जाने में लेगी, तो इन सब चीज़ों को पढ़ने के लिए आपको गति के समीकरणों का ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक है, चलो, तो गति के समीकरण किस किस राशि के बीच में संबंध देते हैं? ये 5 राशियों के बीच में संबंध देते हैं, 5 क्वांटिटीज के बीच में संबंध देते हैं। कौन कौन सी राशि हैं 5? देखिए, एक तो होती है आपकी प्रारंभिक गति, और प्रारंभिक गति को हम यू से दिखाते हैं। प्रारंभिक गति यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, मतलब जितना अब तक हमने पढ़ा है ना, उन सब के बीच में संबंध देते हैं गति के समीकरण। इसको करो प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी। एक होता है आपका अंतिम वेग, जिसको हम दिखाते हैं v से। v क्या होता है आपका? अंतिम वेग यानी कि फाइनल वेलोसिटी। एक तो हो गई आपकी इनिशियल वेलोसिटी और एक हो गई आपकी फाइनल वेलोसिटी। उसके अलावा तीसरी चीज है आपका कि इस वस्तु में त्वरण कितना आया, एक्सेलरेशन कितना आया। एक्सेलरेशन को ए से दिखाएंगे तो ये आ गया त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन, और वस्तु इतने समय में जितना विस्थापन तय करेगी उसको दिखाते हैं हम एस से। एस क्या है? विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट, और इस ऐसा होने में कितना समय लगा, कितना टाइम लगा, उस समय को हम लोग दिखाते हैं टी से। ठीक है, तो गति के कितने समीकरण बनेंगे? इन 5 राशियों में संबंध देने के लिए गति के 3 समीकरण बनते हैं। इन 5 राशियों को जोड़ने के लिए गति के 3 समीकरण बनते हैं। कौन कौन से 3 समीकरण हैं? पहला समीकरण लिखिए, प्रथम समीकरण। प्रथम समीकरण यानी कि फर्स्ट इक्वेशन। देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है? फर्स्ट इक्वेशन होती है v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन क्या होती है आपकी? एक सेकंड। सेकंड इक्वेशन क्या होती है आपकी? दूसरा समीकरण है आपका सेकंड इक्वेशन, दूसरा समीकरण, और दूसरा समीकरण है आपका s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, उसी के साथ आपकी थर्ड इक्वेशन क्या है? आपकी थर्ड इक्वेशन यानी कि तीसरा समीकरण, और तीसरा समीकरण है आपका v स्क्वायर बराबर u का स्क्वायर प्लस 2as। ये आपकी थर्ड इक्वेशन है। ठीक है, तो आपको एज इट इज याद रखना है। पहली इक्वेशन आपसे पूछा जाएगा, अब पहले इनको नोट करिए, फिर मैं आपको बताऊंगा इनसे सवाल कैसे बनते हैं। ये कहाँ से आते हैं इस बात से पेपर में कभी सवाल नहीं बनेगा। सवाल सीधा सीधा अगर सवाल बना तो ये पूछेगा कि इनमें से गति का पहला समीकरण कौन सा है, समीकरण दे देगा, आपसे पूछेगा गति का दूसरा समीकरण कौन सा है, समीकरण तीसरा दे देगा और बोलेगा इनमें से कौन सा तीसरा गति का समीकरण है। अगर एक सीधा सवाल बना तो, अगर घुमा के बना तो वो मैं आपको बताऊंगा। पहले मेरे सभी साथी एक बार नोट करके थम्स अप कर दो कि जी भैया ठीक है, इतना मैं याद कर लूंगा। देखो इसमें समझने वाली तो कोई बात ही नहीं है। समझना तो तब होता जब हमें ये पता करना होता कि भैया ये आया कहाँ से। अभी तो सिर्फ हमें याद करना है कि ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है और ये तीसरा समीकरण है। हालांकि सबने आपने समीकरण पहले लिख के दिखा दिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है ना, पीडीएफ लगा देना भाई। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जैसे सवाल क्या बनेगा, यहां से एक सीधा सवाल बनेगा। जैसे क्वेश्चन दे देगा, बताइए कि निम्न में से गति का दूसरा समीकरण कौन सा है, यानी कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी है। इस टॉपिक से बनने वाले क्वेश्चन देख लो। ए ऑप्शन देगा गति का दूसरा समीकरण है आपका v बराबर u प्लस ए टी, या s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, या v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर
प्लस 2as या डी है v बराबर u माइनस ए टी। करो आप इस क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद देखिए एक घुमा के क्वेश्चन जो बन सकता है वो क्या बनेगा। ये तो है सीधा सीधा सवाल, जिसको समीकरण याद है वो इसको कर जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि बिल्कुल सीधा सवाल बने, कुछ घुमा के भी सवाल बन सकता है। देखिए कैसे घुमा के सवाल बनेगा। जैसे मान लीजिए वो कहेगा कि बताओ गति का प्रथम समीकरण क्या होता है। गति का प्रथम समीकरण यानी कि फर्स्ट इक्वेशन, और ऑप्शन आपको मिलेंगे। ए ऑप्शन है u बराबर v प्लस ए टी, या बी ऑप्शन है v बराबर, एक सेकेंड, ए बराबर v माइनस यू बटे टी, या सी है आपका s बराबर यू टी प्लस ए टी स्क्वायर, या डी है आपका s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो सभी का ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है कि भाई दूसरा समीकरण जो है वो ये है। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ आप। ये थोड़ा सा घुमाकर पूछा गया है, तो जब घुमाकर सवाल बनता है ना, हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। देखो ये है u बराबर v प्लस ए टी, ये तो कोई समीकरण ही नहीं होता है, इसको तो हटा ही दो। अच्छा इसको छोड़ दो अभी कि भाई मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये समीकरण है या नहीं है, ये कोई समीकरण नहीं होता है। यहां अगर 1/2 लगता तब भी ये दूसरा समीकरण बनता, पहला समीकरण तो नहीं बनता। तो क्लियरली एक बात तो मुझे समझ में आ गई कि ये जो है उत्तर तो हमारा ये है। मैं बहुत ज़्यादा दिमाग ना भी दौड़ाऊं तब भी मुझे समझ में आ गया। कई बार हम प्रश्न को ऐसे भी कर लेते हैं कि जितने मुझे ऑप्शन पता हैं अगर वो गलत हैं तो जो बचा हुआ है वही सही है। बाकी ये आया कैसे है तो सुनो, त्वरण की एक बार परिभाषा उठाकर देख लो, वहीं से तो बन रहा है ये। अरे आपने लिखा v बराबर u प्लस ए टी, और वो चाहता है कि आप ना उसको a का मान बताओ, तो इस समीकरण में से a का मान कैसे निकालोगे। देखो जिनको नहीं आता वो सुनो, a का मान निकालने के लिए t को और u को हटाना पड़ेगा। जिनको नहीं आता है, हालांकि ये मैथ्स है, बेसिक मैथ्स है, फिर भी नहीं आती तो सुनो, a का मान निकालना है तो t को और u को हटाना पड़ेगा। अब देखो u जो है वो इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो v माइनस u हो जाएगा, और a के साथ t गुणा में है, भाग में है, जोड़ में है, घटाने में है, तो कुछ भी ना दिखे तो आप मान लेना गुणा में है, और गुणा की चीज यहाँ भाग में जाती है, तो t कहाँ आ जाएगा आपका, डिवाइड में आ जाएगा, और यहाँ क्या बच रहा होगा आपका a। तो a बराबर हो जाएगा v माइनस यू बटे टी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। बोलो एक बार सभी को समझ आया कि a बराबर v माइनस यू बटे टी। ऐसे करके ये पूछा, तो ये घुमा के पूछ लिया। एक होता है सीधा पूछना, एक होता है घुमाकर पूछना। और देखो इससे घुमाकर क्या सवाल बनेंगे। पहले एक बार थम्स अप करो कि हाँ जी भैया यहां तक समझ में आ गया, फिर मैं आपको बताऊंगा कि घुमाकर कैसे कैसे सवाल बनेंगे। चलो जयकांत भाई थैंक यू, आप इतना प्यार से समझाते हैं कि हर किसी को समझ में आ जाए। गुरुजी कलकत्ता से हूँ, आपकी क्लास में मज़ा आ जाता है। थैंक यू भाई, थैंक यू सभी का। आरपीएफ के नोट्स हैं तो भी कॉपी बनाएं। देखो मैं कहूँगा आपके पास कोई भी नोट सही, आप फिर भी एक बार कॉपी ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि जब आप लिख रहे होते हैं ना तो आपको चीज़ें ज़्यादा बेहतर समझ में आती हैं, और आपको मतलब डबल डबल सीखने को मिलेगा। जितना ज़्यादा आप लिखेंगे उतना ज़्यादा चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। चलो क्लियर है। अच्छा अब देखो एक सवाल आएगा कि, या चलो उसको पढ़ ही लेते हैं, है ना। नोट डाल के लिखिए, नोट डाल के लिखिए, और आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि बताइए प्रारंभिक वेग, सॉरी अंतिम वेग, अंतिम वेग, अंतिम वेग व समय के बीच, अंतिम वेग व समय के बीच संबंध देता है। अंतिम वेग व समय के बीच संबंध देता है, यानी कि विच गिव्स द रिलेशन बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी and time, which gives the relation between initial velocity and time,
यानी कि अंतिम वेग और समय के बीच में संबंध कौन देता है? इनिशियल का मतलब फाइनल, फाइनल। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन होंगे। ए ऑप्शन होगा v बराबर u प्लस ए टी, बी ऑप्शन होगा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सी ऑप्शन होगा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, और डी ऑप्शन होगा नोटा। नोटा का मतलब होता है नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर उपरोक्त में से कोई नहीं है तो उसको मैं क्या लिख देता हूं? नोटा। अब देखो, ये हमने अच्छे से पढ़ लिए, लेकिन फिर भी मैं इस सवाल का उत्तर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये सवाल घुमाकर पूछा गया है। तो घुमाकर पूछे गए सवाल का उत्तर कैसे दिया जाता है? सुनो, इसको पढ़ लो पहले। जब भी ऐसा सवाल आए कि अंतिम वेग व समय के बीच, अंतिम वेग और समय के बीच कौन सा समीकरण संबंध देता है, तो देखो इस प्रश्न का उत्तर आप ऐसे करो कि पहले पैरामीटर को उठाओ और लास्ट के पैरामीटर को उठाओ। इसका पहला पैरामीटर क्या है? इसका पहला पैरामीटर है अंतिम वेग। अंतिम वेग यानी कि फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, और टी क्या है आपका? टी है आपका समय यानी कि टाइम। तो खुद देखो आप कि अंतिम वेग और समय के बीच में कौन संबंध दे रहा है हमें? गति का पहला समीकरण संबंध दे रहा है। तो ये हमें पहला समीकरण अंतिम वेग और समय के बीच में संबंध देता है। ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उतनी सारी चीज़ों को हमें बहुत ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ याद रखना है कि अच्छा इस प्रश्न का उत्तर ऐसे बनेगा। अब मुझे बताओ कि गति का दूसरा समीकरण किस किस के बीच में संबंध देगा? कल को अगर गति के दूसरे समीकरण के लिए सवाल आ जाए तो तुम कहोगे कि गति का सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, गति का दूसरा समीकरण हमें विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट और समय के बीच में संबंध देता है। डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में रिलेशन देता है। और डिस्प्लेसमेंट को ही कई बार वो क्या बोल देता है? डिस्प्लेसमेंट को ही कई बार वो स्थिति भी बोल देता है, यानी कि पोजीशन भी बोल देता है। कि स्थिति और समय के बीच में आपको कौन संबंध देता है? तो स्थिति और समय के बीच में आपको गति का दूसरा समीकरण संबंध देता है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपको रिलेशन देती है। तो बताएंगे एक बार कि हाँ जी भैया मुझे बात समझ में आ गई है। ऐसे ही गति का तीसरा समीकरण किसके बीच में संबंध देगा? तो आप कहेंगे भैया तीसरा समीकरण जो है वो हमें अंतिम वेग यानी कि फाइनल वेलोसिटी और स्थिति के बीच में संबंध देगा। इसको विस्थापन भी बोल दो, स्थिति भी बोल दो, जैसा ऑप्शन में दिख जाए वैसा बोल दो, इनके बीच में संबंध देता है। तो खत्म, एक चीज और हमने सीख ली। बताइए भैया क्लियर है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो थैंक यू पूजा, आपसे पहले भी पढ़ चुकी हूँ, बहुत मज़ा आता है क्लास में। थैंक यू भाई, थैंक यू। बिहार पुलिस में न्यूमेरिकल भी आते हैं। न्यूमेरिकल अगर आए भी तो फॉर्मूला बेस्ड होंगे, वो मैं अभी आपको कराऊंगा, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला बेस्ड। ये सवाल सभी को समझ में आ गया? एक बार सभी मेरे साथ ही हम सब करेंगे कि कौन सा समीकरण हमें किस किस के बीच संबंध देता है, इस बात का उत्तर हमें किस प्रकार से करना है। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमें क्या कर देना है कि पहला और अंतिम पैरामीटर उठा देने हैं और उसी का उत्तर कर देना है। इनिशियल और लास्ट पैरामीटर उठाने हैं और उन्हीं का उत्तर कर देना है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, क्लियर है। अब देखो इससे कुछ न्यूमेरिकल सवाल भी बनेंगे, इन गति के समीकरणों से न्यूमेरिकल सवाल भी बनेंगे। न्यूमेरिकल सवाल कैसे बनेंगे? जैसे देखो ये सवाल है आपका और क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़िए और ध्यान से इसका उत्तर करिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज इनिशियली एट रेस्ट, इट मूव्स विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 5 सेकंड्स, फाइंड द टोटल डिस्प्लेसमेंट। न्यूमेरिकल है, एक वस्तु प्रारंभ में विश्राम की स्थिति में है। देखिए अगर विश्राम की स्थिति में है तो प्रारंभिक वेग क्या होगा? ऐसे सवालों में देखो जिन साथियों को न्यूमेरिकलों से बहुत डर लगता है या नहीं होते हैं, ये पता नहीं चलता फॉर्मूला क्या लगेगा, उनका सबका समाधान मैं कर दूंगा, बस जो मैं कह रहा हूँ वो मानते चलिए।
ऐसे सवालों में जो शुरू में दिया है पहले उसे लिखते चलो। भैया जी विश्राम की स्थिति में है, विश्राम की स्थिति में का मतलब क्या है कि उसका प्रारंभिक वेग 0 है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है। वह 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से, त्वरण कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से 5 सेकंड तक गति करती है। टाइम कितना है आपका 5 सेकंड। कुल विस्थापन ज्ञात कीजिए। अब मुझे आप एक बात बताइए कि आपके पास गति के कितने समीकरण हैं, 3 हैं। तीनों में से कौन सा समीकरण इन चारों में संबंध देता है? अगर कोई साथी कहे भैया पहला समीकरण लगाऊंगा मैं इसमें, मैं पूछूंगा मेरे भाई v बराबर u प्लस ए टी, क्या v कहीं दिया हुआ है, क्या v का कोई जिक्र है? नहीं, तो ये समीकरण नहीं लगेगा। कौन सा समीकरण लगेगा? s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। क्या भैया तीसरा समीकरण नहीं लग सकता? वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। तो भैया v का जिक्र हो रहा है ना यहाँ पर, पहले और तीसरे समीकरण में v आ रहा है, तो v नहीं लगाना है, v है ही नहीं हमारे पास, ना हमसे पूछा है, तो हमें वो समीकरण लगाना है जिसके बारे में सवाल में बात की गई हो। अब बताओ कोई कंफ्यूजन की कौन सा समीकरण लगेगा? शायद किसी का कोई डाउट नहीं बचेगा अब कि भैया कौन सा समीकरण लगेगा। पता लग गया कौन सा समीकरण लगना है। अब सॉल्व कर दो। s निकालना है, u का मान कितना है 0, t का मान कितना है 5 प्लस 1/2, a का मान कितना है 2 और t का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, तो 5 गुणा 5, ठीक है। 2 से 2 कट जाएगा, आगे सरल करिए। 0 में 5 की गुणा करेंगे उत्तर 0 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा और 5 पंजे 25, तो 25 में 0 जोड़ोगे तो उत्तर आ जाएगा आपका 25 मीटर, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया आपका 25 मीटर, 25 मीटर आपका विस्थापन हो जाएगा। एक बार थम्स अप करिए सभी कि हाँ जी भैया मुझे आपकी बात बहुत बढ़िया तरह से समझ में आ गई है। ठीक है, तो सभी को ये बात क्लियर है। अब अगर क्लियर है तो फिर मैं आपको थम्स अप कर दीजिए, दूसरा क्वेश्चन दूंगा, आप लोग करके दिखाइए। भैया सूरज आपका कमेंट आता है 8 घंटे काम करने के बाद क्लास लेता हूँ, समय नहीं मिलता। देखो साथी बाकी क्वेश्चन करिए। देखो भाई ऐसा है, मैं समझ सकता हूँ कि आपके साथ बहुत सारी दिक्कतें होंगी, किसी के पास समय नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है, और सब जेन्युइन दिक्कतें हैं। लेकिन एक बात मैं आपको कहूँगा कि इस दुनिया में कभी कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि आप पढ़ाई क्यों नहीं कर पाए, आप सेलेक्ट क्यों नहीं हो पाए। सबको सिर्फ एक जवाब सुनना है आपसे, वो है सिलेक्शन हुआ या नहीं, यस और नो। तो आप मुझसे कह रहे हैं, मैं समझ लूंगा इन बातों को, मैं तो सुन भी रहा हूँ, मैं समझता भी हूँ इन चीज़ों को, लेकिन मेरे भाई और कोई नहीं सुनने को तैयार होगा। इसलिए कोशिश करिए कि इन सब बातों को एक तरफ करके कहीं से भी कैसे भी रास्ता निकालिए। ऊपर वाला जब सारे रास्ते बंद भी कर देता है ना, तो एक रास्ता हमेशा खुला छोड़ता है। अपनी आंखों को खोलिए, उस रास्ते को पहचानिए। मतलब एक माइंडसेट ये बनाइए, भैया मुझे करना ही है, ये काम मुझे करना ही है, इसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है। वो देखो आप कैसे कर सकते हो, बट करना ही है आपको, ठीक है। चलो थैंक यू, आप सभी का बहुत सारा प्यार हमेशा क्लास के लिए होता है, मैं आपकी क्लास करने के लिए बहुत एक्साइटेड रहता हूँ। गुड़िया कहती हैं मुझे कभी समझ नहीं आया था, बिलीव नहीं हो रहा, मुझे फिजिक्स समझ में आ रही है। किशन कहते हैं पहली बार फिजिक्स समझ में आया था। बहुत सारा आभार आपका, थैंक यू। और आपके इन मैसेजेस के साथ मेरी हमेशा ये मेरे लिए एक मतलब डोज का काम करते हैं। लेकिन इसके साथ ना मेरी जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। फिर मेरी कोशिश ये होती है कि भाई फिर सारी ही चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, ये मेरी जिम्मेदारी बन जाती है। चलो कोई बात नहीं, मैं फिर से एक बार समझाऊंगा जिन साथियों को नहीं समझ में आया है। कोई ऐसी चीज़ नहीं बनी जो आपसे बच जाए, सब समझ में आएगा आपको। सुनो, एक कार 10 मीटर पर सेकंड की प्रारंभिक गति से चल रही है। प्रारंभिक गति कितनी थी? 10 मीटर पर सेकंड, अब की बार दे दी, और 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से रुकती है। अब सुनो, त्वरण कितना है? त्वरण है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये कहता है रुक जाती है। अगर ये रुक गई तो रुकने का मतलब क्या है कि इसका अंतिम वेग 0 हो गया। भाई जब कोई चीज रुक गई तो रुकने का मतलब क्या है? अंतिम वेग 0, फाइनल वेलोसिटी 0। क्यों 0 है? क्योंकि कार आपकी रुक गई, यानी कि ये बॉडी स्टॉप्ड है, ठीक है।
कार कितनी दूरी तय करेगी जब तक वह रुक जाए? आपसे पूछ रहा है कि कार कितनी दूरी तय करेगी। अब बताओ इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे? क्या कोई ऐसा समीकरण है जो इन चारों में संबंध दे दे? मेरे हिसाब से तो कोई भी ऐसा समीकरण नहीं है। अगर आपको यह है, चलो मुझे ये देखना था, याद है। देखो तीसरा समीकरण देखो, चलो पहले पहला देख लो कि पहला क्यों नहीं लगेगा। पहला है v बराबर यू प्लस ए टी और दूसरा है s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। असल में इन दोनों ही समीकरणों में ना t आ रहा है और t सवाल में मुझे दिया ही नहीं है। जब t सवाल में दिया ही नहीं है तो ना मैं ये लगा सकता ना ये। अब ऐसा समीकरण लगाओ जिसमें t ना हो, तो वो है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। v का मान कितना है 0, तो 0 का तो स्क्वायर करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यू स्क्वायर, यू का मान कितना है 10, 10 का स्क्वायर 2 गुणा ए का मान कितना है 2 और एस का मान मुझे निकालना है। तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 प्लस 2 दूनी 4, ये 4s हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको इधर ले जाइए, 100 को इधर ले जाइए, ये हो गया माइनस के 100 बराबर। क्योंकि देखो फिर मैं यहाँ से समझाऊँ, यहाँ से बहुत सारे साथियों को नहीं समझ में आता होगा। अब मैं यहाँ से आगे क्या करूँ, है ना, बहुत सारे साथियों को ये नहीं समझ में आता है यहाँ से आगे क्या करूँ। भाई आपको s का मान निकालना है, तो s का मान निकालने के लिए 100 को और 4 को इधर भेजना होगा। अब देखो 100 जो है इधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, इधर किसका है प्लस का, कुछ नहीं लगा तो प्लस मानो, इधर जाके माइनस का हो जाएगा बराबर 4s। अच्छा आगे 0 में से 100 गए तो माइनस के 100 बराबर 4 और s किसके साथ है इसमें मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई की चीज यहाँ किस में चली जाएगी, डिवाइड में चली जाएगी और -100/4 बराबर s बन जाएगा और 4 से 25 बार कट जाएगा और s की वैल्यू हो जाएगी -25। तो उत्तर कितना आ जाएगा -25 मीटर। अब भैया माइनस क्या दिखा रहा है, देखो विस्थापन एक सदिश राशि है और विस्थापन ये दिखा रहा है कि मैं घटा हूं, घट के इतना आया हूं, यानी कि कार रुकी है तो रुकने पर विस्थापन माइनस में आया है। बस माइनस ये बता रहा है कि कार रुकी है। ठीक है, बताओ किस किस को समझ में आ गया, किसको नहीं आया। समझ में आ गया बहुत बढ़िया, नहीं आया मैं फिर से एक बार बताऊंगा, निश्चिंत रहिए आप। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। 45 नहीं है भैया, ये 4s है, 2 दूनी 4 और s का s है, ये 4s है। s विस्थापन है ना। ह्यूमैनिटीज से होकर भी फिजिक्स को अच्छे से समझ पा रहा हूँ गुरुदेव, सब आपकी कृपा है। डर का नाम था फिजिक्स चलो बहुत बढ़िया भाई, अगर वाकई ये बातें हैं तो ये हमारे लिए कॉन्फिडेंस हाई करने वाली बातें हैं। बाकी देखो बस कोशिश करेंगे मिलकर, तो कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो बच जाएगी। बहुत अच्छे से समझ में आ गया, थैंक यू। फिर से बता दीजिए समझ नहीं आता। देखो जब तक आप ये सोचोगे ना बच्चे कि समझ नहीं आता, मतलब ये तो एक ऐसा माइंडसेट आपका दिखा रहा है कि भाई मुझे समझना ही नहीं है। आप ये मत कहो समझ नहीं आता। मुझे एक बात बताओ, ईमानदारी से बताना, आपको ये भी नहीं समझ में आया कि 2 गुणा 2 4 होता है? बताओ, क्या इस सवाल में ये भी समझ में नहीं आया 10 का स्क्वायर 100 होता है? तो ऐसा तो कहना ही नहीं है कि समझ नहीं आता है। आप ये कहो भैया इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मुझे दिक्कत है। लो मैं फिर से बता देता हूं पूरा सवाल, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहां तक वैल्यू नोट करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हमने मान नोट कर लिया, मैंने देखा कि मुझे टी नहीं दिया तो मैं ऐसा समीकरण नहीं लगाऊंगा जिसमें टी आ रहा होगा, मैं नहीं लगाऊंगा। वो टी वाले समीकरण छोड़ दिए मैंने। कौन सा समीकरण लगाना है जिसमें टी ना हो? और ऐसा समीकरण है मेरे पास तीसरा समीकरण, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, v का मान कितना है 0, ये हो गया 0 का स्क्वायर। u का मान कितना है 10, ये हो गया 10 का स्क्वायर प्लस 2। a का मान कितना है 2 और s का मान मुझे निकालना है, तो 0 का स्क्वायर 0 ही हो जाएगा और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा प्लस 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 4 गुणा s। 100 को आप इधर ले जाइए तो ये माइनस के हो जाएंगे, माइनस के 100 बराबर 4s और 4 से 25 बार कट जाएगा और तो s बराबर हो जाएगा आपका -25 और विस्थापन हो गया आपका मीटर में -25 मीटर। बोलो क्लियर है सभी को? अब बताओ किसी भी साथी को कोई दिक्कत हो? आशीष तो ये सर स्केलर क्वांटिटी होगा, डिस्प्लेसमेंट स्केलर होता है क्या? एक बार पीछे के पन्ने पलटो आपको समझ आएगा। बताइए अब कहाँ समस्या है?
कोई दिक्कत नहीं है नीतीश, जैसे आप कंफर्टेबल हो आप वैसे पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। कैसे पता चलेगा कौन सा ए है कौन सा यू है? अरे भाई, एक कार 10 मीटर पर सेकंड की प्रारंभिक गति, खूब खुल्लम खुल्ला दे रखा है प्रारंभिक गति। प्रारंभिक वेग क्या होता है? यू ही तो होता है, और वह 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका मान होता है? त्वरण का, तो ए का मान हो गया ये तो हमने पीछे लिखवाए हैं कि भाई त्वरण को ए से दिखा रहे हैं हम, अंतिम वेग को यू वी से दिखा रहे हैं, प्रारंभिक वेग को यू से दिखा रहे हैं, ये तो आपको पीछे से याद होना चाहिए। ठीक है, चलो अभी सभी को क्लियर है? सर डिस्टेंस पूछा है ना, वह कितनी दूरी तक देखिए विस्थापन और दूरी इसी में आ जाएंगे, विस्थापन के अंदर दूरी अपने आप ही आ जाएगा। ये मान लो अगर दूरी भी पूछिए तब भी हम विस्थापन निकालेंगे, दूरी निकालने का अलग से कोई समीकरण नहीं है, वो विस्थापन ही होता है, डिस्प्लेसमेंट ही होता है। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें, दूरी निकालने का अलग से कोई समीकरण नहीं है, दूरी ही यहां विस्थापन का काम करेगी। चलो क्लियर है? अच्छा अगला सवाल देखिएगा, ये देखो, एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है। अब मुझे बताओ ना, ये शुरुआती वेग दे रखा है ना कि भाई इतने की गति से चल रही है, तो ये शुरुआती वेग दे दिया इसका 5 मीटर पर सेकंड। यदि वह 3 सेकंड में, समय कितना है, टाइम कितना है, 3 सेकंड में 30 मीटर का विस्थापन तय करती है, डिस्प्लेसमेंट कितना है 30 मीटर, तो उसका त्वरण ज्ञात कीजिए, उसका एक्सेलरेशन आपको ज्ञात करना है, उसका त्वरण आपको ज्ञात करना है। अब बताइए कि इन चारों में कौन ऐसा है जो हमें संबंध देता है? तो मेरे पास एक ही समीकरण है और वो है दूसरा, s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर, यही तो समीकरण है। तो s बराबर क्या है आपका 30, ठीक है, s बराबर है 30, u का मान कितना है 5 और t का मान कितना है 3, प्लस 1/2, a का मान कितना है निकालना है, और t का स्क्वायर, तो t का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको ऐसे ही रहने दो अभी, 30 बराबर 5 तिया 15, प्लस इसको रहने दो 1/2, ऐसे ही रहने दो अभी, गुणा a, गुणा, देखो बहुत साथ साथी 3 का स्क्वायर 6 करते हैं कि भैया 3 दूनी 6, नहीं, 3 के स्क्वायर का मतलब है 3 की 3 में 2 बार गुणा, तो 3 की 3 में 2 बार गुणा, तो ये हो जाएगा 9। आगे सॉल्व करिए। अब देखो 9/2, ए तो एक अचर राशि है, ये तो कटेगा ही नहीं, 2 से 9 कितने बार कट जाएगा, 4.5 बार, 4.5 बार, ये 15 जाके इधर माइनस का हो जाएगा, यानी कि 30 माइनस 15 बराबर a गुणा 4.5, a गुणा 4.5, 30 में से 15 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 15 बचेंगे, बराबर a गुणा 4.5, ये गुणा की चीज़ कहाँ आ जाएगी, यहाँ भाग में आ जाएगी, तो आप कहोगे कि 15 और गुणा की चीज़ किस में आ जाएगी, भाग में, बटे 4.5, यहाँ आ जाएगा आपका a। अब इसको सॉल्व कर लो जैसे भी आप कर सको, 15/4.5, तो कैसे कर सकते हो इसको सॉल्व? मेरे सॉल्व करने का तरीका तो ये होता है कि भाई जहाँ पॉइंट है उसके आगे जीरो बढ़ा दो, 150/45 बन गया, 5 से 9 बार, 5 से 3 बार, और 3 से 3 बार, और 3 से 10 बार, तो a का मान हो जाएगा आपका 10/3। अब ऑप्शन में जैसे देगा वैसे लगा देंगे, 10/3 में 3 इसका भाग दे के कर लो, ऑप्शन में जैसे देगा वैसे लगा देंगे, यहां हमने ऑप्शन नहीं लिए तो 10/3 पे ही छोड़ देंगे। बोलो क्लियर है? एक कहते हैं t 3 सेकंड है, अरे भाई यदि वह 3 से 30 थोड़ी है, t की वैल्यू 3 है, देखो 3 सेकंड में t की वैल्यू 3 है यार, 30 थोड़ी है। अब गुरुजी पूर्ण तरीके से समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, कोई बात नहीं आईटीबीपी भाई, नितेश फौजी। दो से 9 कैसे काट दिया? अरे भाई साहब, भाई ये तो देखो तुम्हें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा गणित पे कि 2 से 9 कैसे काट दिया, भाई ये बात किस किस को समझ में नहीं आई? भाई ये तो थोड़ा सा देखो मैथ मजबूत करना पड़ेगा, 2 से 9 कैसे काट दिया, भाई 9 में 2 का भाग करना, ये लो, 2 में 9 का भाग कैसे करोगे, 2 चौके 8, 9 में से 8 गया 1, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाई, और 2 पंजे 10, भैया ऐसे काट दिया। ठीक है,
9 का आधा पूछा था, कितना होता है? 4.5 ही तो होगा। 9 का आधा कितना होता है? 4.5 होता है, 4.5 होता है। तो ये तो थोड़ा सा आपको देखो मैथ अपना अच्छा करना पड़ेगा, गुणा भाग अच्छे करने पड़ेंगे। असल में मेरा जो फिजिक्स का काम है ना, फिजिक्स का काम बस यहाँ तक है, खत्म। ये सब आपका गणित है, बाकी मैं तो आपको एक एक चीज करके सिखा रहा हूँ। लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि 9 से 2 कैसे काट दिया है, ये प्रश्न आ जाएगा। कोई बात नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी चीज़ों की भी हम सीखते हुए चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छे से भेजे में घुस गया, वेरी गुड। चलो कोई बात नहीं, अगला सवाल। हाँ मतलब मुझे इतना तो लगता था कि आप बिल्कुल जीरो लेवल है लेकिन मुझे इतना नहीं लग रहा था कि 9 में 2 का भाग ये पूछेंगे आप, ये तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी अगर आप पूछ रहे हैं तो आपका डाउट होगा ही होगा, मैंने बताया अभी, आगे भी बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, आप पूछिए जो भी आपके डाउट हैं। बट फिर भी मैं कहूँगा कि देखो थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन मैथ ये सब हल्का हल्का सा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, है ना, धीरे धीरे करके। चलो अगला सवाल देखिए, क्या कहता है आपसे। एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। ये प्रारंभिक चाल दे रखी है आपको एक ट्रेन की, और प्रारंभिक चाल क्या है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलो जी। वह 10 सेकंड में, टाइम कितना दिया हुआ है? 10 सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से रुकती है। एक्सेलरेशन दे दिया 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो उसकी अंतिम चाल क्या होगी? v की वैल्यू हमसे पूछी है, ठीक। तो इनमें रिलेशन कौन देगा? सीधी सी बात है, एक ही समीकरण है मेरे पास, v बराबर u प्लस ए टी। इसके अलावा और कोई दूसरा ही समीकरण नहीं है कि जो इसके बीच में संबंध देगा। लेकिन देखो इसमें ना एक गड़बड़ है। क्या? वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? वेग का एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड होता है, लेकिन यहां दे रखा है किलोमीटर प्रति घंटे, तो आपको ना हमेशा मीटर पर सेकंड में ही लगाना है। अब एक बात याद रखेंगे, ये डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखेंगे कि किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 की गुणा कर देना। किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 की गुणा कर देना। अब ये मीटर प्रति सेकंड में आ गया, ठीक है। इसको मैं और थोड़ा सा इधर लिख दूंगा, तो ये बन जाएगा आपका 72 गुणा 5/18। 18 से कितने बार कट जाएगा? 18 के पहाड़े में ये 4 बार आता है, चौथे नंबर पे आता है, और 4 में 5 की गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। 4 पंजे 20। अब लगा दो v बराबर u प्लस ए टी, और आपको अंतिम वेग पूछा है। प्रारंभिक वेग कितना है आपका? 20 प्लस a की वैल्यू कितनी है? 20 इंटू टी का मान कितना है? 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 20.200, तो उत्तर आ जाएगा 220 मीटर प्रति सेकंड। सही है ना सब कुछ? 220 मीटर प्रति सेकंड। थैंक यू भाई, आप सभी का बहुत सारा आभार, जिनको कभी ये शायद नहीं समझ में आए थे बट अब समझ में आ रहे हैं, थैंक यू। बाकी जिन साथियों को नहीं समझ में आया था अब उनको भी आने लगा है। बाकी किसी को एक को भी दिक्कत है तो ज़रूर पूछिए आप, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा डाउट सब कुछ क्लियर करते हुए चलिए। एक बार बता दीजिए कि हाँ जी मुझे समझ में आ गई बात। अगर मतलब वैसे इस लेवल ये ना, ये मैक्सिमम लेवल है बिहार पुलिस के लिए। अधिकतम स्तर ये है, अधिकतम स्तर पूछा नहीं जाता, एक मीडियम स्तर पे रहती हैं चीज़ें, बट अगर हाई लेवल, बहुत हाई लेवल पूछा गया तो फिर ये है। हाई लेवल इतना आता नहीं है बट अगर पूछा जाए तो ये है, मतलब हम एक मैक्सिमम लेवल तक तैयारी करके चल रहे हैं। थैंक यू भाई रंजीत, सूरज सिंह, बहुत बढ़िया। नेगेटिव साइन होगा ना? इसमें तो नहीं नेगेटिव साइन आएगा, इसमें क्यों आएगा? इसमें तो वी की वैल्यू पूछी है ना, नेगेटिव नहीं आएगा। थैंक यू अनुष्का। रंजीत बहुत बढ़िया मेरे भाई। 5/18 से मल्टीप्लाई कैसे होगा? ये मत पूछो कि 5/18 कहाँ से आया, ये मत पूछो। ये याद रखना है अब आपको कि भाई 72 किलोमीटर प्रति घंटे को
मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ इतना। ये पूछो ही मत बिल्कुल भी कि कहाँ से आया, आपसे पेपर में ये कभी नहीं पूछा जाएगा कहाँ से आया, ना इस बात से कोई सवाल बनेगा, सवाल बनेगा इस चीज से, बस उसको हमें याद रखना है, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही बात है छोटी। चलो यहां तक सभी को सब कुछ समझ में आ गया ना, सब कुछ ओके है, ऑल क्लियर है। अब देखो इसमें एक चीज और ऐड कर लीजिए, जहां पर हमने इनको लिखा है ना। अच्छा मुझे बताओ कि गति के समीकरणों की खोज किसने की थी, यहाँ पे कहीं थोड़ा सा ऐड करके लिख लीजिए, गति के समीकरणों की खोज किसने की थी, गति के समीकरणों की डिस्कवरी किसने की थी, गति के समीकरणों की खोज किसने की थी, एक बार मुझे ये बता देंगे सभी लोग। मानना कैसे है कि यू कौन सा है, अरे भैया ये लो, ये मैंने लिखवा तो दिया महाराज, प्रारंभिक वेग को यू कहना है, जब भी शुरुआत में वो वेलोसिटी दे रखी है यू कहना है, समय को टी कहना है, त्वरण को ए कहना है, मैंने अच्छे अच्छे से लिख दिया, पहले भी हमने पढ़ लिया, एक बार देखो तो सही ध्यान से। हाँ जी, तो कुछ साथियों का उत्तर है न्यूटन, बाकी अधिकतम साथियों का उत्तर अच्छा है गैलीलियो। तो कई बार हमें गति सुन के ऐसा लगता है जैसे न्यूटन साहब ने इसको खोजा होगा, लेकिन नहीं, इसको खोजा है गैलीलियो साहब ने। तो याद रखेंगे कि गति के नियम न्यूटन साहब ने दिए हैं, गति के समीकरण गैलीलियो साहब ने दिए हैं, लॉज ऑफ मोशन न्यूटन साहब ने, लेकिन इक्वेशन ऑफ मोशन गैलीलियो साहब ने दिए हैं। तो आप कहेंगे कि ये किसने खोजे हैं, गैलीलियो, गैलीलियो साहब ने ये खोजे हैं, ठीक है, गैलीलियो। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी मेरी बात, ठीक है, ये किसने खोजे हैं, गैलीलियो साहब ने खोजे हैं, ठीक है। चलो आइजैक न्यूटन साहब ने इनकी खोज नहीं की थी, ये हमारा एक बड़ा डाउट रहता है, इनकी खोज तो गैलीलियो साहब ने की थी। तो यहां तक हो गए गति के समीकरण, एक पूरा टॉपिक आज हमने कंप्लीट कर लिया। अभी इस चैप्टर में मोशन के 1D मोशन में, मतलब गति के एक विमीय गति वाले पार्ट में एक चीज और बची हुई है, उसका नाम है ग्राफ, उसको कल कंप्लीट करेंगे, तब जाके हमारा 1D मोशन का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं कल की क्लास में। उम्मीद है आप बढ़िया तरह से रिवीजन कर रहे होंगे, वो जरूर करते रहिए, क्योंकि चीज़ें साथ के साथ आपको याद हो जाएं, उसका केवल एक ही तरीका है, रिवीजन। और एट द एंड टारगेट क्या है, चीज़ों को सीखने के बाद रिवाइज करना, मतलब दिमाग में बनाए रखना। कॉपी थोड़े ना एग्जाम में साथ जाएगी, मैं थोड़ी एग्जाम में साथ जाऊंगा, साथ में जाएगा आपका भेजा। तो जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, सब दिमाग में होनी चाहिए, और उसका सिर्फ एक साधन है, वो है रिवीजन। तो अच्छे से रिवीजन करना है। कल मिलते हैं, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।